हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असम और मेघालय का जो पेपर आया था दिसंबर 2019 का, उसके फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट बी को। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस क्वेश्चन आंसर लेक्चर सीरीज में। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल what will be the interplanar distance of one planes showing a first order reflection at 2 theta of 60 degree when copper K alpha X-ray were used। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, D की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, आपको पता है ब्रैक्स लॉ 2D sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर इसने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर इसका मतलब है एन की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और लेमडा आपको दिया हुआ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। डी की वैल्यू आपको निकालनी है, 2 थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको 2 थीटा दिया है 60 डिग्री, और यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। तो आप सिंपल ये वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, आपको डी 111 प्लेन का इंटरप्लेनर डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि आएगा एन लेमडा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू 1, लेमडा की वैल्यू आप 1.54 एंगस्ट्रॉम में रख दीजिए। अभी डिवाइड कर दीजिए इसको 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको 1.54 एंगस्ट्रॉम वैल्यू मिल जाएगी D11 प्लेन का। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर हर बार एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये जो आपको पार्ट बी के क्वेश्चन मिलते हैं ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और आपको थोड़ा सा ही मतलब इजी ट्रिक आपको लगाना होता है, जिससे मतलब थोड़े फार्मूले रिमेंबर करने पड़ते हैं, वहां से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो आपको पता है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट मैंने बताया था कि इन जनरल अगर आपके पास कोई एक सॉल्ट है MX और AY टाइप का अगर सॉल्ट है तो इसका डिसोसिएशन होता है, XM प्लस बनता है और YA- बनता है। इसके बाद अगर इस सॉल्ट का एक्टिविटी निकालना है तो एक्टिविटी कितना होगा, कैटायन का एक्टिविटी। ठीक है, और कैटायन का कितना है, X मोल है। ठीक है, तो इसकी पावर X हो जाएगी, सॉरी, तो ये X होगा, और A माइनस टू द पावर Y होगा। अब देखिए एक्टिविटी को हम किसके टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा एंड मोलैलिटी के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल वैल्यू यहाँ A प्लस A माइनस की जगह पे हम गामा M रख सकते हैं, मतलब A प्लस की जगह पे गामा प्लस M। ठीक है, तो एक्टिविटी ओवरऑल क्या होगा कि यहाँ पर होगा आपका गामा प्लस M। अब देखिए एक के लिए तो इतना होता है, तो x के लिए कितना होगा, x इंटू गामा m टू द पावर x, और a माइनस के लिए क्या होगा, गामा माइनस m एक के लिए हो गया, और y मोल के लिए कितना होगा, y मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी पावर y होगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा कि x की पावर x, उसके बाद गामा प्लस की पावर x, m की पावर x, y की पावर y, गामा माइनस की पावर y और m की पावर y। तो ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो एक्टिविटी क्या मिला, x की पावर x, गामा प्लस माइनस टू द पावर x प्लस y। ठीक है, और m की पावर x प्लस y। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये जो होता है इसको बोलते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा, A अपॉन में ये सारा टर्म इधर आएगा, मतलब x की पावर x, y की पावर y, m की पावर x प्लस y, है कि नहीं, यही होगा। तो गामा प्लस माइनस टू द पावर x प्लस y आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कि एक्टिविटी कोफिशिएंट के जो कंसंट्रेशन है मीन्स मोलैलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट है स्टाइचोमेट्री इसके पावर के भी है, तो जितना ज्यादा स्टाइचोमेट्री होगा, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा नीचे वैल्यू होगा, मतलब उतना ही उसका मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज होगी या कम मिलेगी हमको।
तो यहाँ पर आइए अब क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए 1 मिलीमोल Kg इनवर्स NaCl का है, तो NaCl 1 Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। आप इसके बीच में देखिए 5 मिलीमोल है, तो ये NaCl के कंपेयर में इससे जो है इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट कम होगा। लेकिन जब आप MgCl2 में आओगे तो Mg2 प्लस होगा प्लस 2Cl माइनस होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे 5 मिलीमोल, तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हो गया प्लस इसका स्टोइचियोमेट्री भी ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू सबसे कम मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि द फ्रैक्शन ऑफ 14 कार्बन रिमेनिंग इन एन 11,460 ईयर्स ओल्ड सैंपल, हाफ लाइफ दिया है इसका इतना है, तो टी हाफ आपको इसका दिया है ये 5,730 ईयर्स है, और इसका जो टोटल टाइम है टी ये दिया है आपको 11,460 ईयर्स, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं कि हमको पता है ना टोटल टाइम टी इक्वल टू होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम जो ये निकालते हैं, मतलब कार्बन डेटिंग में जो हम लाइफ टाइम निकालते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट के लॉग ऑफ ए मतलब उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए माइनस एक्स हम जो लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, तो यहाँ पर ए आप फाइनल ले सकते हैं, मतलब जो अभी करंट सिचुएशन में प्रेजेंट है एट ए टाइम टी पर, ठीक है। तो आपको वैल्यू ये के की चाहिए। यहाँ पे देखिए के का जो रिलेशन होता है टी हाफ के साथ वो कितना होता है 0.0693 फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिवाइडेड बाई टी हाफ होता है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाई 5,730, ठीक है। तो ये हो गया आपका के का वैल्यू। अब इसको उठा करके इस इक्वेशन में आप रख दो, तो टी की वैल्यू कितना है 11,460 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई 5,730 हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा इधर 2.303 लॉग ऑफ ए अपॉन ए एफ, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स होगा। फिर उसके बाद इसको आप इससे जब कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा अराउंड आपको 0.6 मिलेगा, ठीक है। ये 2.303 कैंसिल हो गया 2 से, तो आपको 0.6 का एंटी लॉग लेना है, ठीक है। ये लॉग ऑफ ए बाई ए एफ आएगा, ठीक। तो इसका जो एंटी लॉग होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल होता है, तो ए अपॉन में ए एफ की जो वैल्यू आई है ये 4 आएगी। तो हमको यहाँ क्या चाहिए, ये चाहिए हमको इसका रिवर्स, मतलब प्रेजेंट टाइम पे कितना है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ए एफ अपॉन में इनिशियल कितने थे ए, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 मतलब कितना होगा 0.25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा, थर्ड वाला, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस डज नॉट चेंज इज। तो अब देखिए कि आइडियल जो गैस होती है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, मींस आइडियल गैस की जो मींस कि यहाँ पे जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो केवल उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मतलब किस केस में जो है आइडियल गैस डज नॉट चेंज करेगा टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस का एक्सपेंशन होता है एडियाबैटिकली, आपको ग्राफ याद होगा, ठीक है। सबसे पहले ये कार्नोट साइकिल में हमने पढ़ा था ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में भी जो है टेम्परेचर का फॉल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये दोनों प्रोसेस तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको सडन कंप्रेशन है, तो सडन कंप्रेशन में आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। उसके पहले इसको देखिए आप फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि वर्क डन जो होता है
माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी या डीवी, तो ये जो है जीरो होता है, तो इसके अगेंस्ट जो है वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जब जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो dq होगा ये du माइनस पी डी वी, ठीक है, तो ये हो गया जीरो, मतलब dq इज इक्वल टू du हो गया, और du इज इक्वल टू क्या होता है, cv dt होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप cv dt कर सकते हो। तो आपका जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर कब चेंज नहीं होगा, कि जब ये फ्री एक्सपेंशन करेगा, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन करेगा तो इसका मतलब है कि अगर ये कोई एक वेसल है, यहाँ से गैस मान लो अगर एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, दूसरे वेसल में, ठीक, यहाँ पर, तो ये जो पूरा इसका कंटेनर का वॉल है, मींस ये पूरा पार्ट, ठीक, तो ये जो होगा इंसुलेटर होगा, ठीक है, इंसुलेटर होगा, मतलब इसके बीच में टेम्परेचर का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो ये जो केस है फ्री एक्सपेंशन, इसमें ही गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। A molecule is excited at x1 nanometer, lambda x of fluorescence and phosphorescence bands are observed at x2 and x3 nanometer respectively. In most of the cases, the correct statement among the following. तो ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेब्लॉन्स्की डायग्राम से। यहाँ पर देखिए आपका जो है इनिशियली मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको फोटोन दिया गया, मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा, ठीक। अब यहाँ हायर एक्साइटेड स्टेट में ये आएगा, सपोज यहाँ पे चला गया, तो ये जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होते हैं, S1 होता है मान लो, ठीक है, और ये है S0। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो सपोज ये इंटरनल कन्वर्जन हुआ इसका, और यहाँ से जो है ये ग्राउंड स्टेट में जब मॉलिक्यूल आता है और लाइट इमिट करता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो इसका जो है वेवलेंथ ये है, और यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट होता है, सपोज T1 है यहाँ पर, तो T1 से जो एनर्जी आती है, लाइट आती है, मतलब जो मॉलिक्यूल रिटर्न होता है ग्राउंड स्टेट में और एनर्जी इमिट करते हुए, वो होता है हमारा फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ कम होगा, जबकि फ्लोरेसेंस में इसके कंपैरिजन में, मींस एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में एनर्जी कम है, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा इससे। ऐसे ही आप फॉस्फोरेसेंस में देख सकते हो कि सबसे कम एनर्जी यहाँ पर लग रहा है, तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो जो यहाँ पर फॉस्फोरेसेंस के करस्पॉन्डिंग है x3 है, फ्लोरेसेंस के करस्पॉन्डिंग x2 है, और एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग x1 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये थर्ड वाला होगा। देखिए x3 सबसे ज़्यादा होगा और x2 होगा, उसके बाद फिर x1 होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप मेरे ये फोटो केमिस्ट्री की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है डिटेल में, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट आर m-1/2 सेकेंड इनवर्स, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी। देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ये जो m-1/2 लिखा है तो इसका मतलब है मोल पर लीटर, ठीक है, लीटर -1 टू द पावर -1/2 और सेकेंड -1, ये आपको रेट कांस्टेंट k का यूनिट दिया गया है। अब इन जनरल हम जानते हैं कि जो रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर n, ठीक है। तो k जो होता है रेट कांस्टेंट, ये r अपॉन में c टू द पावर n होगा, और r क्या होता है, मोल, ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड -1, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर टू द पावर n। अब देखिए ये जो है ऑलरेडी इसने दे दिया है कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक। तो आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि जो n की वैल्यू है आपको इस तरह से ढूंढना है कि जो इसके ऑर्डर को मैनेज करे यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए मोल की पावर -1/2 लाना है, तो सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रैक्शन यूनिट है, तो इसका मतलब इंटीजर रख कर आप तो ये वैल्यू नहीं पा सकते हैं,
1/2 रखिए अगर आप, तो यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये मोल ऊपर 1 है, नीचे आएगा तो -1/2 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका देखिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर -1/2 है और यहाँ पर जो है आपका -1 है, तो ये नीचे आएगा तो वो +1/2 हो जाएगा। तो लीटर का यूनिट आपका सही नहीं होगा, यहाँ लीटर जो है -3/2 आ रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर अगर n की वैल्यू 3/2 रखिए, ठीक है 3/2 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मोल मोल लीटर -1 सेकेंड -1, ठीक है, और नीचे होगा मोल की पावर 3/2 और लीटर -3/2। अब इसको आप नीचे ले लो तो मोल की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 - 1 मतलब मोल की पावर 1/2। ठीक है, और ऊपर आएगा तो मोल की पावर -1/2 होगा। ठीक है, और ऐसे ही लीटर -1 होगा यहाँ पर, तो नीचे आप ले जाओगे तो प्लस होगा, तो ये भी -1/2 होगा। और जब आप इसको जो है ऊपर ले आओगे तो लीटर की पावर कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक है, ये क्लियर है आपको, यहाँ पर L की पावर -1 है ऑलरेडी। ठीक है, ये 3/2 है तो ये -5/2 हो जाएगा, और ये जो है नीचे आएगा -1, तो ये फिर से आपको 3/2 मिलेगा। ठीक, और उसके बाद आपको सेकेंड -1 मिलेगा। तो ये आपका रेट कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ था, तो बस आपको ये मैथमेटिकली इससे मैच कराना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो आपका जो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है 1.5 का, ये करेक्ट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि द H2O2 बिलोंग्स टू द पॉइंट ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए H2O2 के दूसरे भी मतलब दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो है कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप नॉर्मल H2O2 का जो है ओपन बुक स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ओपन बुक अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो यहाँ से ये क्या होगा कि एक यहाँ पर सिर्फ C2 पास करेगा। ठीक है, तो ये ओनली C2 पास करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा ये C2 होगा। देखिए यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ है आपको, ठीक है, कि H2O2 मतलब कौन से स्ट्रक्चर में है। अगर ये दिया होता तो आप बात कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ ओपन बुक कंसीडर करेंगे। और ओपन बुक अगर हम आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए इसका सिर्फ एक ही ऐसा एक्सिस है जो पास कर सकता है, मतलब C2 यहाँ से जब इसको आप रोटेट करोगे तो ये मॉलिक्यूल इधर आएगा और ये जो है इधर जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर C2 है, कोई भी प्लेन नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर। सिग्मा भी अगर आप इसको डालोगे तो कोई मिरर इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये काटते हुए इसको मतलब हाफ पार्ट में नहीं आइडेंटिकल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ C2 पॉइंट ग्रुप मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट ऑफ ए गैस ऑन द मेटल सरफेस इज इतना, मतलब Ka/Kd, मतलब इसको बोलते हैं K इक्विलिब्रियम, और इसकी वैल्यू दिया है आपको 0.2 किलो पास्कल इनवर्स एट 25, एज्यूमिंग द लैंगम्यूर टाइप आइसोथर्म। ठीक है, लैंगम्यूर आइसोथर्म है, प्रेशर एट विच 50% ऑफ सरफेस कवरेज विल बी टेक प्लेस। तो थीटा यहाँ पे कितना दिया है, 50% दिया है, तो इसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो। 50 का परसेंट है तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, थीटा। अब हम रिलेशन जानते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, Kp/1 + Kp। ठीक है, हमको यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपल प्रेशर के टर्म में जब आप निकालोगे इसको तो ये होगा Kp = θ/1 - θ। तो यहाँ पर थीटा है आपका 0.5 और 1 - 0.5 ये ऑलरेडी आपको 0.5 मिलेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो P = होगा 1/K, K की वैल्यू है आपकी 0.2 किलो पास्कल। ठीक है, तो आप इसको यहाँ किलो पास्कल इनवर्स ही रखने दो, तो 0.2 को आप करोगे तो 5 मिलेगा, तो 5 किलो पास्कल आपको मिलेगा, मतलब आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज 104 किलोजूल पर मोल एट 300 केल्विन, इट्स एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन वुड बी क्लोजेस्ट टू। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, मतलब E एक्टिवेशन दिया है 104 किलोजूल पर मोल। ठीक है, मोल इनवर्स।
और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन पूछ रहा है। ठीक, तो इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन का जो फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला मैं अपने जो है काइनेटिक्स के चैप्टर में आपको बताया था, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा हूं कि जैसे डेल्टा एच जीरो इजकल टू होता है डेल्टा यू जीरो प्लस डेल्टा एन जी आर टी इक्विलिब्रियम के केस में, ऐसे ही यहाँ पर जो होता है डेल्टा एच ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, ये होता है ई ए एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी माइनस वन आर टी। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एन जी यहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल है ए और बी। ठीक, अब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, उसके बाद ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो आप देखो कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वन मॉलिक्यूल होगा और ये जो है दो मॉलिक्यूल हैं, तो वन माइनस टू ये होता है डेल्टा एन जी। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट कि कितने मॉलिक्यूल है माइनस रिएक्टेंट के, तो ये होगा माइनस वन। तो आपको जो डेल्टा एच एक्टिवेशन मिलेगा ये होगा ई ए। अब देखिए यहाँ माइनस वन रखूंगा, यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी माइनस टू आर टी मिलेगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब ई ए की वैल्यू आपको दिया है 104 किलो जूल दिया है, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मोल इनवर्स। ठीक, माइनस टू, अब आर टी, आर की वैल्यू दिया हुआ है 8.314, टी की वैल्यू 300 दिया है, तो आप इसको रख दो सिंपली। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 49 या 48 के आसपास आएगा। ठीक है, 4800 के आसपास। तो जब आप उसको माइनस कर दोगे तो ये 99 किलो जूल के आसपास ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर बस आपको ये समझना था कि ये फार्मूला कैसे याद रखना है। अगर ये आप फार्मूला याद रखे रहेंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए क्लोज सिस्टम इन द अब्सेंस ऑफ नॉन पीवी वर्क द स्टेट फंक्शन, ठीक है, विच गिव राइज टू द मैक्सिमल रिलेशन। तो मैक्सिमल रिलेशन आपको यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एस और ये डी वी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से ये कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए इसका मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताया हुआ है अपने थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आप सिंपल इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन, ठीक है, टीचर। अब देखिए यहाँ पर आपको बस ये पहचानना है कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, एस है, पी है। ठीक है, एस और पी, तो आप देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल एस और पी सिर्फ और सिर्फ एच के साथ आएंगे। ठीक है, एच के साथ आएंगे। और ये रिलेशन कैसे लिखना है ये मैंने डिटेल में अपने वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करने के लिए बता दे रहा हूँ। देखिए जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट है, मतलब अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर डी का जो हम टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, डी एच इक्वल टू क्या होगा, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो पी के साथ वी डी पी प्लस एस है, डी एस चेंज हो रहा है ना, क्या प्लस होगा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट टी डी एस। ठीक है, अब देखिए जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है कि डी एफ अगर कोई फंक्शन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसको फॉलो कर रहा है, तो एग्जैक्टनेस का क्राइटेरिया क्या होता है कि डी एम बाई डी वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इज इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, ये होता है। बस आप यही लगा दो, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देखो v के साथ जब लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट बोलो p इज इक्वल टू डी टी बाई क्या होगा, डी पी एट कॉन्स्टेंट s। यही है ना यार, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द हैमंड पोस्टुलेट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। देखिए ये एक्चुअली ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ ये पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन जैसे एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि स्टार्टिंग मटेरियल जैसे हमारा रिएक्टेंट यहाँ पर होता है, ठीक, और ये इंटरमीडिएट बनता है, देन इसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है। तो जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ये है, ठीक है, और इंटरमीडिएट की एनर्जी ये है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है इसका जो सपोज मान लो कोई भी मॉलिक्यूल जा रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है रिएक्टेंट के, ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो, क्योंकि इसकी एनर्जी के सिमिलर होती है। और अगर ये एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट यहाँ होगा, ठीक, और ये ट्रांजिशन स्टेट होगा, और इसके बाद ये यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, मान लो सपोज P। तो ये जो है ट्रांजिशन स्टेट है, तो इसका स्ट्रक्चर इसके सिमिलर होता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का सिमिलर होता है प्रोडक्ट के साथ। तो यही चीज आपको यहाँ पर देखना था, सिंपल। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल्स द स्टार्टिंग मटेरियल। नहीं, देखिए एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट के सिमिलर होगा वो, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल के नहीं होगा। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल द प्रोडक्ट। नहीं, ये तो गलत है, ठीक है, ये रिएक्टेंट का होगा। द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल द प्रोडक्ट, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि द वेव फंक्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द टू atomic orbital SA adds B and the spin function alpha and beta। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको जो है डिटेल में उस दिन कराया था, ये स्लेटर डिटर्मिनेंट के केस में मैंने हीलियम का क्वेश्चन आपको लेकर के बताया था, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए जो टोटल फंक्शन होता है ना, ये टोटल जो फंक्शन होता है स्पेस और स्पिन दोनों को मिला के होता है, ठीक है, स्पेस और स्पिन दोनों होता है, ठीक है। तो देखिए जब आप ग्राउंड स्टेट ले रहे हो ना, तो ग्राउंड स्टेट में जो साई स्पेस होता है ये होता है सिमेट्रिकल, ठीक है, और जो स्पिन होता है ये होता है एंटी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये होता है अनसिमेट्रिकल। ओवरऑल जो वेव फंक्शन होता है ये एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक, तो ओवरऑल जो है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो ग्राउंड स्टेट अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ पर स्पेस जो पार्ट होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, जबकि स्पिन जो पार्ट होगा ये सिमेट्रिक होगा। ये मैंने आपको हीलियम वाले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड स्टेट पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पूछा है तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए अब स्पेस पार्ट है तो स्पेस पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही जो है वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर या तो पहला ऑप्शन होगा या दूसरा होगा, तीसरा और चौथा तो ऐसे ही नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर भी स्पेस पार्ट दोनों का सिमेट्रिक है, स्पिन पार्ट को अब हमको चेक करना है। तो स्पिन पार्ट क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो ऑब्वियसली जो निगेटिव टर्म है वही एंटी सिमेट्रिक है, तो अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। तो ये इसका सेकेंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ग्राउंड में क्या होगा, एक्साइटेड में क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एज सोन इन द फिगर बिलो फॉर ए पार्टिकल इंसिडेंट ऑन द बैरियर फ्रॉम द लेफ्ट द वेव फंक्शन इन द रीजन फर्स्ट एंड थर्ड गिवन बाय। अब देखिए यहां पर ये ड्रेबोगली के अकॉर्डिंग यहां पर बीम ऑफ पार्टिकल जो है ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक, ये इस पे इंसिडेंट हो रहा है। ये पोटेंशियल बैरियर है जिसका पोटेंशियल V0 है, और ये जो पार्टिकल का वेव है इसकी एनर्जी है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है E है, ठीक है। ये इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पार्टिकल सपोज अगर ये यहाँ तक ऐसे गया है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में इसका टनलिंग होता है, ठीक, ये टनल करता है। इसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ इंटेंसिटी रहती है, तो ये इसके बाद स्लाइटली जो है इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। तो देखिए जो ये पार्टिकल है यहाँ पर जब पहले इस रीजन में इंसिडेंट हुआ तो इसके दो इंसिडेंट हो सकते हैं, यहाँ पर वॉल पे
एक तो ये ट्रांसमिट होगा, दूसरा ये रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है, और जब ये सेकंड रीजन में इंटर कर गया तब तो ये टनलिंग होगा। लेकिन थर्ड रीजन में अगर इंटर कर रहा है तो इसके पास रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्शन कोई भी नहीं होगा पार्टिकल का, सिर्फ ट्रांसमिशन होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए आपको यहाँ पर देखिए दो वेव फंक्शन दिए गए हैं, एक साई फर्स्ट में आपको दो फंक्शन है, a1 e टू द पावर i k1x प्लस b e टू द पावर माइनस i k3x। तो ये जो टर्म है ये आपको बता रहा है कि इंसिडेंट वेव है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि ये जो पार्ट है आपको बता रहा है कि ये वॉल से टकराने के बाद जितना रिफ्लेक्ट हुआ है वो है। ठीक है, तो ये पहले पार्ट के लिए साई का वेव फंक्शन है, साई फर्स्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के लिए जो वेव फंक्शन है वो a2 e टू द पावर k2x। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे दूसरा टर्म इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो जीरो है। तो सिर्फ यहाँ पर ट्रांसमिशन वाला जो पार्ट है वो बाहर आया है, मतलब a2 e टू द पावर i k2x। अब देखिए, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है इंसिडेंट हो रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है। ठीक है, और जो यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है थर्ड पार्ट में उसका एम्पलीट्यूड a2 है। तो अब आपको क्लियरली यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि जो a1 है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ पर जो ट्रांसमिट हो रहा है। तो a1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a2। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या तो थर्ड हो सकता है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि k1 इज इक्वल टू k2 होगा या k1 इज ग्रेटर देन k2 होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेव फंक्शन का, जैसे साई फर्स्ट मतलब पहले वाले जो रीजन के लिए लिखते हैं उससे कंपेयर करना पड़ेगा आपको जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है e टू द पावर माइनस i e t बाई एच कट। ठीक है, और पहला कोफिशिएंट होगा a1 e टू द पावर, यहाँ पर देखिए i के 1x होता है, लेकिन यहाँ जब पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं तो i जो है ये vx बाई एच कट इस टर्म में होगा, प्लस क्या होगा अगला कोफिशिएंट b1 e टू द पावर माइनस i vx बाई एच कट। ठीक है, और साई 3 के लिए जो होगा, ठीक है, साई 3 के लिए जो होगा e टू द पावर माइनस i e t बाई एच कट। ठीक है, अब यहाँ पर कोफिशिएंट a2 हो गया, e टू द पावर i यहाँ पर भी क्या होगा vx बाई एच कट, प्लस अब देखिए दूसरा टर्म जो है 0 होता है तो यहाँ पर वो है नहीं, तो अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इससे और इसको, तो यहाँ से आपको सिंपली क्या मिलेगा k1 इज इक्वल टू vx बाई एच कट और k2 इज इक्वल टू vx बाई एच कट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि k1 जो है k2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। सो अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।